तो आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर, सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर रहा है। सीट शेयरिंग पर बातचीत की शुरुआत बिहार से हो रही है। कांग्रेस के गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बैठक में पहुंच गए हैं और अब यहां पर बिहार से शुरुआत हो जाएगी। 40 सीटों वाले बिहार पर किस तरीके की शेयरिंग होनी चाहिए, कांग्रेस और गठबंधन में सहयोगी दलों को कितनी कितनी सीटों पर किस आधार पर लड़ने का मौका मिलेगा। दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी मुकुल वासनिक के घर के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां की अपडेट्स बता रहे हैं। हम सीधा रुख करेंगे दिव्यांकर का। दिव्यांकर, कौन कौन पहुंच चुका है और क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी छन के बाहर आ रही है, जरा समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए 40 सीटों को लेकर जो मंथन है उसकी शुरुआत आरजेडी के साथ बिहार से जो कांग्रेस के जो नेता है वहां से वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो कांग्रेस का जो गठबंधन के राष्ट्रीय जो गठबंधन कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी उसके जो सदस्य वो पहुंच गए हैं अंदर की। अगर आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं तो सलमान खुर्शीद आपको बैठे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बिहार के जो सह प्रभारी हैं अजय कपूर और इसके अलावा जो अखिलेश प्रसाद सिंह है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई है उसके जो सदस्य भूपेश बघेल हो या अशोक गहलोत हो वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कुल 40 सीटों को लेकर जो लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उस पर चर्चाएं हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी, जैसे कि जानकारी बीते कुछ दिन पहले निकल कर आई थी कि 17 सीटों पर जो बात है वो जेडीयू चुनाव लड़ेगी और जो 23 सीटें हैं वो आरजेडी के खाते में जाएगी। वहां से जो सीट दी जाएगी वो कांग्रेस के हिस्से में आएगी। अब कांग्रेस को तब जो बात निकल कर आई थी उसमें 6 से 7 सीटें देने की बात की जा रही थी और कुछ सीटें लेफ्ट को दी जाने की बात की थी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि अगर बीते 2019 वाले चुनाव की बात करें तो 20 सीटों पर आरजेडी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर उसे मुंह की खानी पड़ी थी और कांग्रेस ने जहां पर 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था वहां पर उसे 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ तस्वीर आज शाम होते होते साफ होती है, कितने सीटों पर जो रजामंदी है, क्योंकि काफी ज्यादा जी। अगर बिहार पटना से बात करें तो पटना से अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके साथ जो सह प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के अजय कपूर वो भी यहां पर इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। आरजेडी के जो नेता हैं, जैसी जानकारी सुबह निकल कर आ रही थी कि वो वर्चुअली भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मनोज झा हो सकता है इस बैठक में हिस्सा लें और आरजेडी की तरफ से वो इस बैठक में अपनी बात रखें। अब से कुछ देर बाद जो ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि पहले इस बैठक का समय 11 बजे था, अब बढ़कर 1 बजे हो गया। अब 1 बजे का टाइम हो गया, अब से कुछ देर बाद में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ समीकरण जो है वो शाम तक होते हैं और कितने सीटों पर जो रजामंदी है वो आरजेडी और कांग्रेस के मध्य होती है। बैठक की बात करें तो काफी कैजुअल सी दिखाई दे रही है और कुछ लोग तो यहाँ पर है और 1 बजे के करीब वर्चुअली भी जुड़ेंगे। जो गठबंधन की जैसे बात कर रहे हैं वहां पर वर्चुअली जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मुकुल वासनिक के घर के भीतर है, जहां कांग्रेस की ओर से जो बड़े नेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो बैठे हुए हैं और सूत्रों से बिहार में सीट शेयरिंग के संभावित फॉर्मूले को लेकर जानकारी मिली है, वो भी हम आपको बताएं। इसके मुताबिक बिहार की कुल 40 सीटों में आरजेडी को 16, जेडीयू को 16, कांग्रेस को 6 और लेफ्ट को 2 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ये सूत्रों से जानकारी आ रही है और जिस बैठक को आप देख रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें आप मीटिंग की देख रहे हैं, यहां पर मुकुल वासनिक का ये घर है, उनका लॉन है, यहां ओपन सभी बैठे हुए हैं, एक टेबल पर चर्चा चल रही है और अहम बात यह है कि जो जेडीयू की ओर से वर्चुअली भी लोग जुड़ेंगे, यानी वर्चुअल ऐप पे उन लोगों की भी बातचीत सामने आएगी। माना यह जा रहा है कि बिहार जो 40 सीटों वाला है, 16 सीटों पर जेडीयू आरजेडी के बीच सहमति बन चुकी है। उनसे बस कांग्रेस पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंफॉर्मेशन शेयर करना है या फिर चर्चा करनी है। ये तस्वीरें यहां से और क्लियर शाम तक होंगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश से वो इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वो ये कहते नजर आए। सरकार का हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है। बुलडोजर की चाबी अगर किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथ में है, वोट के माध्यम से। जो लोग 14 में आए थे
हमें आपको 24 में बाहर करने का मौका मिला है, इसलिए 14 में आने वालों को 24 में अपने वोट से निकाल करके बाहर करना। और याद रखिएगा, ये 100 दिन हम और आप जिस दिन बातचीत कर रहे हैं और आज से जब चुनाव होगा, हमारे आपके पास 100 दिन है। ये 100 दिन हमारे भविष्य के दिन हैं। आप इन्हें हराइए, केवल दिल्ली नहीं जाएगी, यूपी वाले अपने आप सामान उठा के ले जाएंगे। जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। वहां ममता जी हैं, वहां राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास, यही कहानी है। और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 महीना के लिए इन लोग की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। और देखिए, मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगी या नहीं, इसका फैसला 15 जनवरी को करेंगी, ये खबर आ रही है। आपको बताएं, 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है और इस दिन वो गठबंधन में जाना है या नहीं जाना, इसे लेकर के क्लियर कर देंगी, वो ऐलान कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। गठबंधन को लेकर के क्लैरिटी मायावती की ओर से उनके जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को आ सकती है। गठबंधन को लेकर के जो फैसला हो सकता है मायावती ने ले लिया हो, उसका ऐलान 15 को करे। इसी बीच आपको यह भी बताते चले, बीएसपी सांसद मलूक नागर क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, 13.5% वोट यूपी में बिल्कुल इंटैक्ट है और किसी प्रदेश में 9%, किसी में 7%, किसी में 4%, हर स्टेट में हमारे वोट हैं, तो वो सब जुड़ती चली जाएंगी अगर, तो हर प्रदेश की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कम से कम 60 सीट तो ये यूपी में जीतेंगे, जो सो कॉल्ड गठबंधन में अगर वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, और 50 सीटें पूरे देश में फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल चुनाव बिल्कुल बराबर की टक्कर पर आके खड़ा हो जाएगा। और कुमारी बहन मायावती जी अगर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो कोई चुनाव ही नहीं, एक तरफा चुनाव है पूरे देश में। 9 से 13 जनवरी तक राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। 9 से 11 जनवरी तक गुजरात में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। 12 जनवरी को महाराष्ट्र जाने का और 13 जनवरी को बिहार के चंपारण में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के फुल फ्लेज जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री का दौरा कहां है, किस तरीके से है, उसकी टाइमलाइन देखिए। 9 से 13 जनवरी तक कई राज्यों के दौरे पर, जहां 9 से 11 जनवरी गुजरात से, 12 से महाराष्ट्र जाने का, 12 जनवरी को महाराष्ट्र जाने का कार्यक्रम है और 13 जनवरी को बिहार के चंपारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। ये बात सामने आ चुकी है, तो शेड्यूल सामने आ चुका है और 24 चुनाव में वक्त बेहद कम। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की लिस्ट आ चुकी है, किन किन राज्यों में कहां रहेंगे, ये हम आपको बताते चले। चुनाव का एम फैक्टर 24 का भाईजान चैप्टर। दल कोई भी हो, 2024 की तैयारी में जुटी हर एक पार्टी अपनी रणनीति मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द बनाने में जुटी हुई है। खास बात यह है कि इस बार राजनीति का भगवा धारा 400 का प्लस जो लक्ष्य साधने के लिए नारा है वो मुस्लिम मतदाताओं की ओर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर इस रणनीति की झलक दिखा चुके हैं। 12 जनवरी के बाद बड़े स्तर पर बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जमीन पर उतरेगी, जिसे लेकर के राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी। मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी
कि जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं। 6 दिसंबर को मस्जिद किसने शहीद की, किसने डेमोलिश किया है बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर के दिन, तो मुद्दा जिंदगी रहेगा। ये बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जानेर शत्रु, दीनेर शत्रु, ईमानेर शत्रु। मुद्दा ट्रिपल तलाक का हो या धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग और मंदिर मस्जिद विवाद का, लुटियंस की गलियों से अरब सागर की गोद में बसे लक्षद्वीप तक एक ही नाम चर्चा में है, मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। दिल्ली विजय के सबसे बड़े दंगल का आगाज होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासत की बिसात नेताओं की जमात के साथ मुस्लिम मतदाताओं की ओर बिछने लगी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, टीएमसी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, कितने ही ऐसे दल और इनके नेताओं की राजनीति मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द विस्तार लेती रही है। लेकिन इस बार हिंदुत्व की राह से एक कदम आगे बढ़कर भगवा सियासत मुस्लिम मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, नए प्लान और नए अभियान के साथ। एक बड़ी आबादी है मुस्लिम महिलाओं की देश के अंदर, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं को खासतौर से फोकस कर रही है जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला। और हमने कुछ ऐसी महिलाओं को भी बुलाया है जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया है, जो एनजीओ के रूप में इस तरह से जो समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, ताकि उनकी जो आवाज़ है, उनके जो अनुभव हैं, वो मुस्लिम महिलाओं तक आसानी से पहुंच सके, आसानी से जा सके और वो समझ सकें कि मोदी जी ने क्या क्या है, किस तरह से भाईजान ने बहनों के लिए काम किया है। यूं तो 19 सितंबर 2018 को ट्रिपल तलाक कानून वजूद में आने के बाद से ही बीजेपी ने मुस्लिम समाज की महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी थी। 2022 में यूपी के रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का पसमानदा कार्ड निर्णायक साबित हुआ। अब केंद्र की सत्ता में बड़ी विजय के साथ वापसी की छलांग लगानी है। नतीजा, बीजेपी ने पसमानदा वाली रणनीति का कैनवास और बड़ा कर दिया है। मुस्लिम मतदाताओं, खासकर इस वर्ग की महिला मतदाताओं को अपने साथ लाने का बीजेपी का प्लान ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के जरिए ये संदेश दिया जाए कि पूरे देश में हर तबके का विकास मोदी सरकार में ही संभव है और भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास की है। क्षेत्र और राज्य के लिहाज से बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम तैयार किए हैं। मसलन यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन, पश्चिम बंगाल में मोदी दादा, महाराष्ट्र में मोदी भाऊ और तमिलनाडु में मोदी अन्ना। बीजेपी के इन कार्यक्रमों का चेहरा खुद प्रधानमंत्री मोदी है। मुहिम को धार देने के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार हैं और बीजेपी का टारगेट सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं। बीजेपी का प्लान मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाने का है कि 2014 के बाद से न सिर्फ देश के विकास का पहिया तेज गति से घूमा है, बल्कि बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम परिवारों को भी मकान, बिजली, नल से जल, बिजनेस के लिए लोन, मुफ्त राशन और कौशल विकास जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। इसकी झलक पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर भी दिखाई दी, जहां सबसे ज्यादा 95% मुस्लिम मतदाता हैं। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। दरअसल आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता और बीजेपी के बीच लंबी खाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दल इस खाई का फायदा उठाते आए हैं। 2014 में बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का महज 9% वोट मिला था, वहीं 2019 में ये आंकड़ा घटकर 8% तक पहुंच गया था। बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और बीजेपी नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि ये लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 115 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 20% से भी ज्यादा है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी का सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों को मिलता रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी और जेडीयू,
जबकि दक्षिण भारत और सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इन सीटों पर 72 से 78% मुस्लिम वोट कांग्रेस के हिस्से में आता है। यही वजह है कि अब बीजेपी की रणनीति बदली हुई है। लेकिन सवाल है, क्या मुस्लिम मतदाता बीजेपी पर भरोसा जताएंगे? माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनमें बीजेपी के प्रति एक सिंपैथी है, और ख़ास तौर पे जो तमाम तरह तरह के इन्होंने स्कीमें लॉन्च की जिससे महिलाओं को बेनिफिट हुआ, 3 तलाक का इशू था, उससे उनको ये मैसेज गया कि हमारी चिंता करने वाली भी कोई सरकार है। 2019 में जहाँ पे उज्ज्वला योजना पहुँची थी वहाँ पे मुस्लिम इलाकों में वोट मिले हैं, और जो हम लोगों को अपने ऑब्जर्वेशन में चीज़ें समझ में आई, जिनको आवास मिले थे उस इलाके में न सिर्फ जिनको आवास मिला वो बल्कि तमाम दूसरे लोगों ने भी वोट किया। जिन बूथों पे बीजेपी को वोट नहीं मिलता था मुस्लिम इलाके में, वहाँ पे वोट मिले हैं। तो ऐसा संकेत है कि आने वाले दिन में मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा वोट मिलेगा। वैसे तो बीजेपी अलग अलग स्तर पर मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से 12 जनवरी को लखनऊ में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी डबल डिजिट में मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाब रही तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने भी मुस्लिम वोट बैंक की घेराबंदी शुरू कर दी है। तो एक और बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक की घेराबंदी का प्लान तैयार कर जमीन पर उतरने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को दलित, ओबीसी के साथ मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जबकि क्षेत्रीय दल भी इसी कवायद में जुटे हैं कि कुछ भी हो लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनके भी हाथ से छिटकना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के हर किसी की रणनीति इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जैसे जैसे वक्त का पहिया लोकसभा चुनाव की ओर घूम रहा है, मुस्लिम समुदाय के दरवाजे पर कांग्रेस ने दस्तक तेज कर दी है। चुनाव की आहट के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काफिला मुस्लिम समाज की गलियों से होकर गुजरने लगा है। उत्तर प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत का कर्नाटक और तेलंगाना, कांग्रेस की कोशिश दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक का गठजोड़ तैयार कर दिल्ली के राजपथ का रास्ता तय करने की है। झारखंड में कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ा संदेश दिया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में ज्यादातर मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों को जोड़ा गया है। जबकि यूपी में 20 दिसंबर से शुरू हुई कांग्रेस की यात्रा का रुख भी मुस्लिम मतदाताओं की ही ओर है। 20 दिसंबर को कांग्रेस ने सहारनपुर से यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के रूट मैप में पड़ने वाले 11 में से 7 जिले मुस्लिम बहुल हैं। मुस्लिमों का मन बदल चुका है और मुस्लिम ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी को पुनः जो है जीत दिलाएगा। मुसलमान भाजपा पे 2014 से विश्वास करता चला है और अभी आने वाले चुनाव में आपने देखा होगा जो अल्पसंख्यकों का कम से कम 12% वोट डाइवर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास के साथ जो सबका विश्वास लगातार जुड़ता चला जा रहा है, तो ये भी अल्पसंख्यक समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखे हुए हैं। जो मुसलमानों में शुरुआत में एक भय था भाजपा के आने से, उसको ये लग रहा था कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, लेकिन 9 साल मोदी जी के पूरे बिंदास तरीके से बीते, कहीं पर कोई मुसलमानों का शोषण नहीं हुआ। अगर एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ उनकी मस्जिद की भी तैयारी होने वाली है। और ये भी खबर है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों, खासकर यूपी में उन्हीं सीटों की डिमांड कर रही है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यानी कांग्रेस की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है, जबकि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी, आरजेडी और जेडीयू जैसे दल भी मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। अब सवाल है कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे और नतीजों के बाद किसके सपने बिखर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जिस भारतीय जनता पार्टी के लीडर होंगे उसे मुसलमान कभी भी इस देश में वोट नहीं करेगा। इस सच्चाई को बीजेपी भी जानती है और नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार भी जानते हैं, पर वो हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम रिएक्शन में मत खड़ा हो।
तो ये जो मोदी भाईजान है रिएक्शन में मत खड़ा हो, और अगर रिएक्शन में खड़ा होता है तो उसका जवाब हो, उसकी रणनीति है, ये उसी का हिस्सा है। बीजेपी के साथ कितने फीसदी मुस्लिम मतदाता जोड़ेंगे? 2019 के मुकाबले बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक के मामले में कितनी बढ़त हासिल करेगी? चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ये सवाल बड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी एक ओर मुस्लिमों को जोड़ने की बात कर रही है तो दूसरी ओर CAA और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करने की बात कह रही है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि मुस्लिम मतदाता पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। देखिए, इतिहास बताता है इन 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है। मुसलमानों की सिवाय दिल आज़ारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ। कहीं हिजाब पे पाबंदियाँ हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं, कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं है। वो मुसलमान जिसका ईमान मोहम्मद रसूल अल्लाह के ऊपर है, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को क्या कोई सज़ा दी गई थी? तो ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू कहें। लेकिन बीजेपी के माइनॉरिटी प्लान और विपक्ष के दावों से इतर सवाल है कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय का वोटिंग पैटर्न बीजेपी के मन मुताबिक होगा, या फिर बीजेपी और मुस्लिम के बीच खाई बरकरार रहेगी? कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, है ना, बहुत सारे जो है कि देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुसलमान को लेके चल रहा है मोदी जी, और सब जो है कि मुसलमान मोदी जी के साथ हैं। भाई जब से मोदी जी आए काम अच्छे हो रहे हैं और बदलते आ रहे हैं। भाई मुस्लिम मतदाता भी वोट डाल रहा है। भाई अब ये तो क्या है कि बातें जो चलती रहती हैं, भाई राजनीति में जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी की बात करता है। वैसे मुसलमानों को बहुत फायदा है, बहुत सुकून में है। ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की राय बंटी हुई है, क्योंकि उसके सामने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी है, जिसे लेकर ओवैसी से लेकर दूसरे दलों के नेता माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाभार्थी योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मुस्लिम मोर्चे पर भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। मतलब हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, उस देश में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर अभी कहीं काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कांग्रेस मुसलमानों का साथ दी है। अगर आप देखते हैं लाभार्थियों की लिस्ट में, तो हमारी आबादी जैसे अभी मेरे भाई बोल रहे थे 14% है, लेकिन अगर हम मकानों में प्रधानमंत्री आवास या गैस कनेक्शन में देखते हैं तो 35 से 40% मुस्लिम लोगों को लाभान्वित किया है। तो अगर हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं हमारे मोदी जी, तो हमारे मुस्लिम भाई क्यों नहीं उनके साथ जाएंगे? तो वो हक रखते हैं मोदी भाईजान बनने का। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली विजय के सबसे बड़े दंगल में मुसलमान और उनसे जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं, जिसकी झलक अभी से नजर आने लगी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम की वजह से जम्मू का ये दौरा रद्द किया गया है। कोहरे की वजह से उनका प्लेन लैंड नहीं कर पाया, और आज का ये जो दौरा था खराब मौसम की वजह से बीजेपी अध्यक्ष का वो रद्द हो चुका है।